अगर हम केरास या टेंसरफ्लो को यूज़ करते हुए कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, तो उसको कंपाइल करते हुए हमें कम से कम ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली लॉस फंक्शन, दूसरा ऑप्टिमाइज़र और तीसरा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। इसके अंदर ऑप्टिमाइज़र क्या चीज़ है? हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट या एडम। तो आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है ऑप्टिमाइज़र्स के बारे में और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ग्रेडिएंट डिसेंट और उसके वेरिएंट्स। ग्रेडिएंट डिसेंट एक तरीकाकार है जो कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को सीखने में हेल्प करता है। ये हमारे मॉडल के पैरामीटर्स को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि हमारा मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट देना शुरू कर देता है। मॉडल के पैरामीटर से मुराद अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो उसमें हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, या वेट्स या बायस। इन्हीं को हम लीनियर रिग्रेशन में कहते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ग्रेडिएंट डिसेंट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले मालूम होनी चाहिए, जिसके अंदर कॉस्ट या लॉस फंक्शन, ग्रेडिएंट क्या होते हैं, लर्निंग रेट क्या है, मिनिमा और ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। आइए इनको वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात कर लेते हैं लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन की। जब हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना एरर कर सकता है। इस एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हम हाउस प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं और हमारा मॉडल 2 लाख रुपए ज़्यादा या कम बता रहा है, इसका मतलब है कि ये लॉस या एरर है। ग्रेडिएंट डिसेंट का मकसद ये है कि इस लॉस को, इस एरर को कम से कम करना। रिग्रेशन में ज़्यादातर हम मीन स्क्वायर्ड एरर इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने गिवन है। एक्चुअल वैल्यू से हम मॉडल की प्रेडिक्टेड वैल्यू को माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2n से। सिमिलरली क्लासिफिकेशन के लिए अगर वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हम एक लॉस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। असल में जो ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम है वो इस लॉस फंक्शन का ग्रेडिएंट कैलकुलेट करता है। चलिए आप समझते हैं कि ये ग्रेडिएंट क्या चीज़ है। अगर मैं लॉस फंक्शन को प्लॉट करूं और सपोज करें कि हम इस वक्त यहाँ पर हैं जहाँ ये रेड पॉइंट है, तो इस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट पे ग्रेडिएंट या स्लोप हमें एक तरह से बता रहा होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है जिससे लॉस कम से कम हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक पहाड़ी पर नीचे की तरफ रास्ता ढूंढ रहे हैं और ग्रेडिएंट आपको बता रहा है कि किस तरफ ढलान है। ग्रेडिएंट, रेट ऑफ चेंज, स्लोप, डेरिवेटिव, ये सब टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं। ग्रेडिएंट डिसेंट में हमारा गोल होता है कि हमें सबसे मिनिमम पॉइंट की तरफ मूव करना होता है। अब इसमें ग्रेडिएंट हमें डायरेक्शन तो दिखाता है, लेकिन उस डायरेक्शन में कितना मूव करना है, कितना स्टेप लेना है, ये डिसाइड करता है लर्निंग रेट। तो अगर स्टेप बहुत छोटे होंगे तो हम बहुत देर से उस मिनिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर ये स्टेप हम बहुत बड़े रख दें तो हो सकता है कि उस मिनिमम पॉइंट को हम मिस कर जाएं। तो एक आइडियल लर्निंग रेट ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। अब मिनिमा क्या चीज़ है? हमारा गोल होता है कि हम ग्लोबल मिनिमम पे पहुंचें। ग्लोबल मिनिमम का मतलब क्या है कि वो जगह जहां लॉस फंक्शन की वैल्यू सबसे कम हो। हाँ, तो ग्रेडिएंट डिसेंट में हमारा गोल ये होता है कि हम उस मिनिमम लोकेशन पे पहुंचे ताकि हमारा लॉस या एरर मिनिमाइज हो और सबसे कम हो। तो ग्रेडिएंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जिसका काम है लॉस को कम से कम करना ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। चलें अब बात कर लेते हैं ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम की। इस एल्गोरिथम में जो पहला स्टेप है उसमें हम पैरामीटर्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं। पैरामीटर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इनको कहते हैं वेट्स और बायस, और अगर हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं इसको स्लोप और इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स के लिए एक जनरल टर्म थीटा इस्तेमाल की है। तो स्टेप 1 में हम अपने मॉडल के पैरामीटर्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर लेंगे किसी भी वैल्यू से। स्टेप नंबर 2 में हम लर्निंग रेट सेट कर लेते हैं कि कितना लर्निंग रेट रखना है। लर्निंग रेट डिसाइड करता है कि लर्निंग की स्पीड कितनी होगी। स्टेप 3 के अंदर हम उस वक्त तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमारा मॉडल कन्वर्ज ना कर जाए या मैक्सिमम आइटरेशन अचीव ना कर जाए। ये दो काम हमें इसमें करने हैं। पहला काम है कि ग्रेडिएंट कंप्यूट करना। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि लॉस फंक्शन का हमें ग्रेडिएंट कंप्यूट करना होता है। जब हम लॉस फंक्शन ग्रेडिएंट कंप्यूट कर लेंगे तो दूसरा जो काम है वो है पैरामीटर्स को अपडेट करना, और इस तरीके से अपडेट करना कि हम लॉस को मिनिमाइज कर सकें। तो अब पैरामीटर को अपडेट करने का तरीका क्या है? न्यू वेट इक्वल्स टू ओल्ड वेट्स माइनस ईटा लर्निंग रेट का साइन है,
उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन। तो ये एक जनरल इक्वेशन है ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर वेट्स को अपडेट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के वेरिएंट्स की। बैच ग्रेडियंट डिसेंट पूरे डेटा सेट में एक ही दफा ग्रेडियंट निकालेगा जब वो तमाम डेटा के एग्जाम्पल्स को देख लेगा। इसको हम कहते हैं वन एपॉक। जब आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपका तमाम डेटा एक दफा देख लेता है तो इसको हम कहते हैं वन एपॉक। तो एक एपॉक के बाद एक दफा ग्रेडियंट अपडेट होते हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जितने एपॉक्स रन होंगे उतनी दफा ग्रेडियंट अपडेट होगा। तो अगर आप इसके फॉर्मूला को देखें तो थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस लर्निंग रेट 1/n एंड द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन। तो 1/n का मतलब ये है कि आपकी तमाम डेटा एग्जाम्पल्स को देखने के बाद जो लॉस निकलेगा उस लॉस की बेस पे ग्रेडियंट कंप्यूट होगा और उससे वेट्स एक दफा अपडेट होंगे। तो एक एपॉक में एक दफा वेट्स अपडेट हो रहे हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है लेकिन स्टेबल होता है। स्लो होने का रीजन ये है कि तमाम एग्जाम्पल्स देखने के बाद एक दफा वो वेट्स अपडेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 एग्जाम्पल है डाटा के अंदर तो 1000 एग्जाम्पल देखने के बाद वो एक दफा वेट्स अपडेट कर रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट इससे कुछ और बेहतर तरीका है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के बैच को डिफरेंट मिनी बैच के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1000 टोटल सैंपल्स हैं तो उनको मैं 100 के बैच में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 10 बैच बनेंगे। अब मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हर बैच के बाद ग्रेडियंट एक दफा अपडेट होते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ बैचेस 10 हैं तो मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर एक एपॉक में 10 दफा वेट्स अपडेट होंगे। नंबर ऑफ बैचेस कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स को बैच साइज से डिवाइड कर दें। ग्रेडियंट बैच ग्रेडियंट डिसेंट के कंपैरिजन में मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा जल्दी कन्वर्ज करता है लेकिन स्टेबल नहीं होता, बहुत नॉइजी होता है, जिसका रीजन ये है कि हर बैच के बाद वेट्स अपडेट हो रहे होते हैं। इसका तीसरा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेरिएंट है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो ना ये b से डिवाइड होता है ना ये n से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ट्रेनिंग डेटा में से रैंडमली एक सैंपल आता है और उस एक सैंपल के ऊपर ट्रेनिंग होती है, उसका लॉस कंप्यूट होता है और उसकी बेस पे ग्रेडियंट्स हम कैलकुलेट करते हैं और वेट्स अपडेट कर देते हैं। उसके बाद कोई दूसरा रैंडम सैंपल आता है, उसका हम लॉस निकालते हैं, उसका ग्रेडियंट कंप्यूट होता है और उसकी बेस पे वेट्स अपडेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आपकी डेटा के अंदर 1000 एग्जांपल्स हैं तो एक एपॉक के अंदर 1000 टाइम्स वेट्स अपडेट हो रहे हैं। यही वजह है कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का अगर आप ग्राफ देखें तो ये बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। उसका रीज़न ये है कि हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बाद आपके वेट्स अपडेट हो रहे हैं, लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एज कम्पेयर टू अदर ग्रेडियंट डिसेंट वेरिएंट्स ये जल्दी कन्वर्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट को कन्वर्ज करने में 100 एपॉक्स लग रहे हैं तो हो सकता है कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट 70 या 80 एपॉक्स के अंदर कन्वर्ज कर जाए। अगर हम इनको कंपेयर करें और एक कंटूर प्लॉट के ऊपर प्लॉट करके देखें तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लाइन है वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट को शो कर रही है और उसके अंदर बड़ी स्टेबल अपडेट्स हैं और बहुत स्टेबल तरीके से वो मिनिमा की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। उसके मुकाबले में अगर आप देखें मिनी बैच को तो उसमें आपको कुछ नॉइज नजर आएगा, जिग जैग मूव करता हुआ जा रहा है। और अगर आप देखें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को तो उसके अंदर और ज़्यादा नॉइज है। तो रीज़न क्या है कि एक के अंदर हम एक बैच के बाद एक दफ़ा वेट अपडेट कर रहे हैं, मिनी बैच के अंदर हम एक मिनी बैच के बाद वेट्स अपडेट कर रहे हैं, जबकि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर हम हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल के बाद वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं। चलें अब रिग्रेशन एग्जाम्पल के लिए वेट अपडेट इक्वेशन को हम जरा ड्राइव करके देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस लर्निंग रेट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन। तो अब पहले हमें ये देखना है कि लॉस फंक्शन क्या होगा। तो रिग्रेशन के अंदर जो हम लॉस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं इसकी हमने पहले बात की थी 1/2n समेशन ऑफ एच थीटा माइनस वाई स्क्वायर। एच थीटा क्या है, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस फंक्शन। हाइपोथेसिस फंक्शन रिग्रेशन में क्या होता है, जो आपने लीनियर रिग्रेशन शायद पढ़ा हो तो उसमें आपने ये देखा होगा कि थीटा प्लस थीटा 1 एक्स
और अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स प्लस थीटा 2 x2। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है, या हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन है, या हमारा मॉडल है जो कि एक वैल्यू हमें प्रोडिक्ट करके दे रहा है। और y क्या है? y एक्चुअल वैल्यू है जो कि हमारा ट्रेडिंग लेवल है, और इनका हम डिफरेंस लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और फिर डिवाइड बाय कर देते हैं 2n। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, हम मीन एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/n समझ आती है कि 1/2n क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए अपनी आसानी के लिए हम इसको 1/2n लिखते हैं इंस्टेड ऑफ 1/n। अब बात आती है डेरिवेटिव लेने की। तो इस वक्त इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, थीटा 0 थीटा 1। तो जितने पैरामीटर्स होंगे हर पैरामीटर की रिस्पेक्ट से हमें ग्रेडियंट कंप्यूट करना होता है। तो अगर हम इस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कंप्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 और फिर कंप्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो हमारे पास कुछ आउटपुट्स ये आते हैं। अगर हम थीटा 0 के रिस्पेक्ट से ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपके 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इस टर्म का अगर हम पूरी टर्म का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, तो ये पूरी टर्म 1 बनती है, क्योंकि थीटा 0 के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। अगर हम बात करें थीटा 1 की रिस्पेक्ट से, तो थीटा 1 की रिस्पेक्ट से अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो थीटा 1 के साथ x लगा हुआ है, तो ये टर्म हो जाएगी x 0 प्लस x माइनस x, तो आखिर में ये टर्म x बचती है और ये टर्म आखिर में मल्टीप्लाई हो जाएगी इस इक्वेशन के साथ। तो थीटा 0 और थीटा 1 के लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है वो दो पैरामीटर्स के लिए, जिसके अंदर एक स्लोप है और उसका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बढ़ा दें तो अब हमारा हाइपोथेसिस फंक्शन बन जाएगा थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। उसके लिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब एक तीसरी इक्वेशन भी आएगी थीटा 2 के लिहाज से, थीटा 2 के रिस्पेक्ट से, और ये इक्वेशन सेम रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पे x ऐड हो गया है वहाँ भी x ऐड होगा, बस डिफरेंस ये है कि अपने कॉरस्पॉन्डिंग थीटा के अगेंस्ट जो x है उससे मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि ग्रेडियंट डिसेंट कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट के ऊपर स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच और बैच ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अब आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।